सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11 और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपने फार्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का E=KQ/R², उस पर अपन लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो इसमें कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी होंगे और कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी होंगे, लेकिन जो भी होंगे काफ़ी आसान क्वेश्चन होंगे। और मैं इतना कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन मैं जब आपको करवाऊं तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करते कैसे हैं, और काफ़ी बेहतरीन और शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा भी। सो वीडियो को देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आज तक आपको न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत हुआ होगा इस फॉर्मूले पे, तो डोंट वरी, आप देखें वीडियो को, आपको आज के बाद डर ख़त्म हो जाएगा। मैं ये बात का आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। वीडियो को देखें तब मुझ पे ट्रस्ट करें, ओके। आपके सामने मेरे अलावा मेरा वीडियो भी है, ठीक है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होंगे। इस पर मैं बोला हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन सीरीज चलेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन होंगे और आपके उसमें हो सकता है कि आपके फेवरेट एग्जाम के भी क्वेश्चन हों, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E इस प्रकार है। क्या बोल रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण इस प्रकार है कि उसमें रखे इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के तुल्य बल लगता है, यह विद्युत क्षेत्र होगा। क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख ले। ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। हमारा जो BCECE का एग्जामिनेशन होता है उसमें 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमको क्वेश्चन को बना करके टिक आउट करना है कि आखिरकार ये ऑप्शन, इन ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन सही होंगे। आप ट्राई करें पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ट्राई कर लो, मैं बता ही देता हूं, आप पॉज करके ट्राई कर लेना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्या बोल रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E है, ठीक है। और वो इस प्रकार है कि इस विद्युत क्षेत्र में रखे इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के तुल्य बल काम करता है। तो ये विद्युत क्षेत्र का तीव्रता आखिरकार होगा क्या? हमको पूछ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही पूछ रहा है, ठीक है, जिसका वैल्यू E दे दिया है हमको और कुछ कंडीशन दिया है। देखिए कंडीशन क्या है। एक बात बताओ कि हमारे पास कोई आवेश होता है, तो ये अपने चारों ओर क्या बनाता है? ये अपने चारों ओर क्या बनाता है? एक क्षेत्र बनाता है, और उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जब इसमें कोई दूसरा आवेश आ जाता है, मान लो कि प्लस का Q0 चार्ज आ गया, दूसरा आवेश जब आ जाता है तो इस पर क्या लगता है? बल काम करता है, और वो बल कितना होता है? F होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े हो, फोर्स अपॉन चार्ज। क्या? फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से निकाल सकते हो किसी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? Q इंटू E। क्या? Q इंटू E। यहाँ F जो है ये फोर्स है, मतलब बल है, और Q जो है वो चार्ज है, मतलब आवेश है, और E जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इतना आपको समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। देखो यहाँ बात किया जा रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका बात किया जा रहा है? यहाँ इलेक्ट्रॉन का बात किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ आवेश होता है, और वो आवेश होता है माइनस का E। क्या होता है? माइनस का E, और ये बराबर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के। और इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ मास भी होता है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो मास है वो क्या है? M है, या फिर आप इसको Me भी बोल सकते हो, ठीक है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन। इतना बात आपको समझ में आया? चलो मैं इसको हल्का सा मिटा लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा लेता हूँ। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर क्या है? चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे क्या है? चार्ज है, और चार्ज कितना है? माइनस का E है, और उसका वैल्यू आपको लिखा हुआ मिल गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो कोई विद्युत क्षेत्र का तीव्रता है जिसका परिमाण क्या है? E है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर फोर्स काम करेगा, और उस फोर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं? Q इंटू E करके, ठीक है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है? मानना क्या है? ये तो है ही, कितना है? इतना है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इस पे फोर्स काम करेगा, और वो जो फोर्स होगा उसको हम इस फॉर्मूले के मदद से निकाल सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा
वो बराबर होगा किसके, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उसके, और गुना कर देंगे किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, माइनस का ई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परिमाण का बात किया जा रहा है, तो हम इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसका साइन छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। साइन लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर मान लो कि इलेक्ट्रॉन का कितना है, आवेश ई है, तो मैंने यहाँ पर ई लिख दिया। क्यों, क्योंकि क्यू क्या है, क्यू आवेश है और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो यहाँ पर हम क्यू के जगह पर ई लिख सकते हैं। ओके, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना है, ई है, तो यहाँ ऐसे हो गया ई। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ई परिमाण के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा जाएगा, विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, तो उस पर जो बल लगेगा वो इसके बराबर होगा, ई के बराबर, ठीक है, ई इंटू ई के बराबर। यहाँ पर जो आप ई देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और ये जो ई देख रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान है तो उस पर बल लगेगा, और क्लास 11th में आप पढ़े हैं F बराबर mg, क्या पढ़े, F बराबर mg। इस फॉर्मूले के मदद से आप निकाल सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना है, me, क्या है इलेक्ट्रॉन पे मास, me, और g क्या है, g हमारा तो एक कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको ग्रेविटेशनल एक्सक्लेरेशन भी बोलते हैं, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जनरली इसको आप लोग 10 भी लिखते हो। तो एक फोर्स निकला कितना, इतना, और एक फोर्स निकला इतना। इसको हम विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के मदद से निकाले हैं, और इसको जो आप फॉर्मूला पढ़े हो द्रव्यमान गिवन रहता है तब उससे निकालें, ठीक। बोल रहा है क्या, उसके भारे के तुल्य क्या काम करता है, बल काम करता है। मतलब ये बल और ये जो बल होगा ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ई जो होगा ये बराबर होगा किसके, mg के बराबर होगा। इसीलिए यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकाल सकते हो। ई जो होगा वो बराबर हो जाएगा mg अपॉन ई के, किसके बराबर हो जाएगा, mg अपॉन ई के, और यही हमारा होगा फाइनल आंसर, या आप बोल सकते हो ये हमारा डिजायर आंसर। ओके, देखिए ऑप्शन ये तो नहीं होगा, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, बाकी 3 रॉन्ग है और ये राइट है। तो इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। बस ज़रूरत क्या है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, और थोड़े और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। आपको बस थ्योरी अच्छे से क्लियर करना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर ले। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ओके, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लिख ले। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है MP PET 2002 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप कंसंट्रेशन के साथ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो इतना बोलने से दिमाग में कुछ ना कुछ तो चमकेगा, और वो क्या चमकेगा, ये चमकेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ आवेश होता है और प्रोटॉन पे भी कुछ ना कुछ आवेश होता है। मतलब उसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर बल लगेगा, और कितना बल लगेगा वो तो आपको निकालना आता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को रखे हुए हैं तो उनके त्वरण का अनुपात होगा। क्या पूछ रहा है हमको, उनके त्वरण का अनुपात होगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है, तो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि उसके त्वरण का अनुपात होगा। मतलब AE बट्टा AP, मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन का एक्सलरेशन और प्रोटॉन का एक्सलरेशन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्वरण और प्रोटॉन का त्वरण का अनुपात जो है वो क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमको बना के देखना है कि इनमें कौन ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। अच्छा, बात करें इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन की, और बात करें प्रोटॉन की। बात करें इलेक्ट्रॉन की और बात करें किसकी, प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, और वो कितना आवेश होता है, माइनस का E, और E किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के, ठीक है। और बात करें प्रोटॉन की, तो सेम जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, बस इसका साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब इस पे प्लस का E होता है। मुझे यहाँ पर साइन से मतलब चिन्ह से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण से मतलब है। देखें, अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश है तो इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पे क्या लगेगा, बल लगेगा। और बल कितना लगेगा, बल लगेगा कितना, QE के बराबर। मैं बोल देता हूँ इसको FE मतलब क्या, FE मतलब क्या, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना है, E,
माइनस का ई है, हालांकि मैं ई ले रहा हूँ सिंपल, इसके मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ, साइन छोड़ रहा हूँ, चिन्ह इसका छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगा, ई के बराबर लगा, कितना लगा, ई के बराबर लगा। तो एफ ई यहाँ से हमको निकला कितना, ई इंटू ई। अच्छा, क्लास 11th और 9th में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फोर्स का। फोर्स जो होता है वो होता है इक्वल्स एम ए के, ठीक है। और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इसी को प्रूफ करता है कि बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन का सेकंड जो द्वितीय नियम है वो इसको प्रूफ करता है। तो क्या मैं यहाँ पर एफ के जगह पर, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मैं एफ के जगह पर यहाँ पर लिख सकता हूँ एम ई मतलब क्या, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ए ई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, ठीक है, माफ कीजिएगा मैं वेग बोल दिया था। और यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। ये मान लो कि हमारा एक इक्वेशन निकल गया। अच्छा, बात करें प्रोटॉन की तो इस पे भी आवेश होता है और वो होता है प्लस का ई। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की तो उस पर माइनस का ई, और प्रोटॉन का अगर बात करें तो इस पे क्या होता है, प्लस का ई होता है। तो इस पे भी फोर्स लगेगा। फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, एफ पी मतलब क्या, फोर्स ऑन प्रोटॉन, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, Q इंटू ई के। अब Q मतलब क्या, आवेश। अब प्रोटॉन पे आवेश कितना है, प्लस का ई। तो प्लस से मतलब नहीं है, माइनस से मतलब नहीं, सिंपल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे भी कितना फोर्स लगेगा, ई कितना लगेगा, ई इंटू ई लगेगा, ठीक। इतना चीज। इस पे एक और क्वेश्चन करने वाले हैं आगे, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा, ओके। अच्छा, यहाँ पर F बराबर एम ए का फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, लगाते हैं। तो ये हो जाएगा एम पी मतलब क्या, देखो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना, F बराबर एम ए, ठीक है, F बराबर एम ए। तो बात कर रहे हैं किसका, प्रोटॉन का बल का। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, प्रोटॉन का ही मास लिखना होगा ना। और यहाँ पर ए पी मतलब क्या, प्रोटॉन का त्वरण, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ई इंटू ई के बराबर हो जाएगा। एकदम आसान तरीके से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब देखो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गया, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या, ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू ई के, और इसके बट्टा में आ जाएगा एम ई, ठीक है। यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ, इसमें कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ से मैं ए पी निकाल सकता हूँ क्या, मतलब प्रोटॉन का त्वरण, हाँ निकाल सकता हूँ। ये बराबर हो जाएगा ई इंटू ई के, और अपॉन में आ जाएगा एम पी मतलब क्या, मास ऑन प्रोटॉन। अब क्या देखो तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, ए ई और ए पी, क्या यही पूछ रहा था क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, उनके त्वरण का अनुपात होगा, किसके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात होगा। ए ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, और ए पी क्या है, प्रोटॉन का ही त्वरण है। अब इलेक्ट्रॉन का त्वरण हम निकाल चुके हैं, प्रोटॉन का भी त्वरण निकाल चुके हैं। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिजायर आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं आगे, ओके। क्या हमको निकालना है, ए ई अपॉन में क्या, ए पी। अच्छा, वैल्यू रखते हैं ए ई का। ए ई का वैल्यू क्या है, ई इंटू ई अपॉन में क्या, एम ई। और ए पी का वैल्यू क्या है, ए पी का वैल्यू है ई इंटू ई, ई इंटू ई। ई क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश है, और ई क्या है, ये वाला बड़ा वाला ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये हो जाएगा एम पी के बराबर, मतलब मास ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान के बराबर। इससे इसको हम काट सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/me, और ये हो जाएगा 1/mp। और इसको आगे आप लोग लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर, ठीक है, ये जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा mp अपॉन में me, और यही बराबर हो जाएगा ae अपॉन ap के। क्या हम निकाल चुके हैं इलेक्ट्रॉन का त्वरण और प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात, ये AP है। क्या निकाल चुके हैं हम, हाँ किसके बराबर है, जो प्रोटॉन पे द्रव्यमान है और जो इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान है उसके अनुपात के बराबर है। ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 0, ये तो कतई नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है 1, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात में, मतलब हमको सी ऑप्शन क्या दिख रहा, सही दिख रहा। चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान में, तो किसका अनुपात पूछ रहा था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ना, तो मैंने निकाला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का त्वरण का अनुपात। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 भी जो डी है वो भी गलत है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को और आगे देखिए, और आगे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे भी और ट्राइंगल पे भी बेस्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसे लिख ले, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके, मैं साइड हो जा रहा हूँ।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है MP PET 2012 में। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। काफ़ी इजी है और इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, सो इसे देखें। चलिए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। बोलोगे सर आप तो ऐसा ही क्वेश्चन बार बार करवा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को बार बार बोल रहे हो कि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो देखो बता रहा हूँ मैं आपको कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो क्वेश्चन करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, रखा गया है तब उन पर लगने वाले विद्युत बल समान होंगे। दूसरा ऑप्शन है उनके बीच बल का परिमाण समान होगा। तीसरा ऑप्शन है उनके त्वरण समान होंगे और चौथा ऑप्शन है उनके त्वरण का परिमाण समान होगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन अगर रखा गया है विद्युत क्षेत्र में तो उस पर बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन अगर रखा गया है किसमें, इलेक्ट्रॉन अगर रखा गया है विद्युत क्षेत्र में तो उस पर बल लगेगा और वो बल कितना लगेगा, Fe कितना लगेगा, E इंटू ई। यहाँ पर मैं माइनस का भी उपयोग करूँगा। देखो फार्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। Q मतलब क्या, आवेश, और E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस का E होता है, तो मैंने यहाँ पर Q के जगह पर माइनस E लिखा और यहाँ E। बाकी जगह पर हमको सिर्फ और सिर्फ परिमाण लेकर के काम चल जा रहा था, इसीलिए मैं परिमाण को ले रहा था। ठीक है, यहाँ पर हमको ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसीलिए मैं इसका साइन और मैग्नीट्यूड दोनों ले रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, माइनस का E इंटू ई। ठीक है, प्रोटॉन की अगर बात करें किसकी, प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा Fp वो हो जाएगा प्लस का E इंटू ई। फार्मूले से Q के जगह पर प्रोटॉन का आवेश रखेंगे और E के जगह पर E रहेगा क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पर, पहला ऑप्शन उन पर लगने वाले विद्युत बल समान होंगे। क्या ये ऑप्शन सही है? बोलोगे सर सही होगा, क्यों? क्योंकि E इंटू ई ये भी है और E इंटू ई ये भी है। तो देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको, फिजिक्स में जब भी माइनस और प्लस आए तो ऐसा समझ लेना कि वो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है वो? डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, वो दिशा को बतला रहा है। उन पर लगने वाले विद्युत बल का मान समान होगा। बल का बात कर रहा है, इसका मतलब उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। बल का मान समान होगा, शब्दों पर ध्यान दो, बल का मान समान होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसका परिमाण भी समान होगा और उसका दिशा भी समान होगा। क्या होगा? उसका परिमाण भी समान होगा और उसका दिशा भी समान होगा। लेकिन 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 क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि E इंटू ई और E इंटू ई और यहाँ प्लस दिख रहा है और यहाँ माइनस दिख रहा है, मतलब इस माइनस और इस प्लस के कारण डायरेक्शन का अदला बदली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर E इंटू ई और E इंटू ई क्या है? बराबर है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन, अभी मैं इसको गलत नहीं कर रहा, दूसरा ऑप्शन देख रहा, उनके बीच बल का परिमाण समान होगा। क्या देख रहे हो आप? अगर चिन्ह को हटा दो और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप परिमाण निकालो तो वो किसके बराबर हो जाएगा? ई के बराबर हो जाएगा। और इसका भी परिमाण निकालोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? E इंटू ई के बराबर हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन हमको सही दिख रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, उनके त्वरण समान होंगे। अच्छा एक बात बताओ, F के जगह पर यहाँ पर Ma पुट करोगे, Me और Ma पुट करोगे, ये बराबर हो जाएगा माइनस E। ठीक है, और यहाँ भी सेम वैसे ही पुट करोगे तो यहाँ द्रव्यमान आ रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे द्रव्यमान समान होता है क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे द्रव्यमान समान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन पे अलग द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन पे अलग होता है। हाँ, आवेश समान होता है और आवेश में भी आवेश का परिमाण समान होता है, उसका जो चिन्ह है वो विपरीत होता है। ठीक, दूसरा बात बोल रहा है उनके त्वरण का परिमाण समान होगा। अरे भैया उसका त्वरण ही जब समान नहीं है तो उसका परिमाण कैसे समान हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब देखो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है ये राइट है और पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। बल समान नहीं होगा, फोर्स सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस माइनस के कारण जो हमारे पास डायरेक्शन है वो दोनों का क्या होगा? अलग होगा। लेकिन हाँ, मैग्नीट्यूड की अगर बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर बी को कहा करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में क्या है? उनके बीच बल का परिमाण समान होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे और एक क्वेश्चन देख लेंगे ट्रायंगल पे। ठीक है, और उसके बाद इस लेक्चर को एंड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 12, वो होगा आधारित
विद्युत बल रेखा पे, और काफ़ी अच्छे से समझेंगे कि आखिरकार विद्युत बल रेखा होता क्या है। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ को स्किप कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, सतत आवेश वितरण को। मैं जब गॉस का नियम पढ़ाऊंगा तो वहीं पे एक रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, एक गोले के कारण, ठीक है, एक सीट के कारण, वो सब करवा दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा, सो इसे भी ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए समझाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट क्या है ए, जिस पे 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। और एक पॉइंट है बी, जिस पे 3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। एक पॉइंट है ओ, एक पॉइंट है ओ जो ए और बी का मिडिल पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये 2 बराबर हिस्सों में इस लाइन को क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट को बांट देगा। इस पूरे लाइन का डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर का है, 2 मीटर का है, मतलब ये 1 मीटर का हो जाएगा और ये भी 1 मीटर का हो जाएगा। तो क्वेश्चन है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है, मतलब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई एन निकालना है, किस पे, पॉइंट ओ पे। आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है, आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है। जहां एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं वहां इंडिविजुअली हम सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेंगे और सभी को वेक्टर के तरीके से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखो पॉइंट ओ पर क्या करना है हमको, पॉइंट ओ पर हमको कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, मतलब ए और बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बनेगा पॉइंट ओ पर, वो हमको निकालना है। चलिए देखते हैं। पॉइंट ए जो है इस पे क्या रखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस का क्यू नॉट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक प्लस का क्यू नॉट, जो कि एक परीक्षण आवेश है जिसका परिमाण बहुत ही कम होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। क्या होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। क्या पढ़ा है, F अपॉन क्यू नॉट। इसको ऐसे भी लिखते हैं E इजिकल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 F अपॉन क्यू नॉट। इसका मतलब कुछ नया नहीं है, बस यही दर्शाया गया है ये जो परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है, बहुत ही कम होता है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इतना चीज़ पढ़ा है आप लोगों ने। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। जब पॉइंट चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो वो आता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्या यहाँ पर परीक्षण आवेश दिख रहा है, क्या नहीं, मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये परीक्षण आवेश से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसमें परीक्षण आवेश का कोई भी रोल नहीं होता है। मान लेते हैं कि पॉइंट ओ पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब ये भी प्लस का चार्ज और ये भी प्लस का चार्ज, मतलब इसमें विकर्षण का बल काम करेगा और पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। मैं इसको बोल देता हूँ ई ए। क्या बोल देता हूँ, ई ए बोल देता हूँ। चलिए पॉइंट बी के कारण ओ पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट बी पे रखा हुआ है एक चार्ज, यहाँ पे है परीक्षण आवेश, तो ये दोनों चार्ज भी एक समान है, तो इसमें भी विकर्षण का बल काम करेगा। तो विकर्षण का बल कुछ इस तरीके से काम करेगा। जो भी यहाँ पर फोर्स काम करेगा वो कैसे काम करेगा, इसी लाइन के थ्रू काम करेगा। मैं इसको बोल देता हूँ ई बी। अब देखो मैं बोल रहा हूँ फोर्स ऐसे लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे लगेगा, मैं बोल रहा हूँ फोर्स ऐसे लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे लगेगा। आपको बताए हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है उसका दिशा परीक्षण आवेश द्वारा जो बल अनुभव होता है उसी के दिशा में होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा करा। अब देखो एक बन रहा है ई ए, एक क्या बन रहा है, ई ए बन रहा है, और एक बन रहा है ई बी। ई ए जो है ये पॉइंट ए पर रखा हुआ आवेश है उसके कारण बन रहा है, और ई बी जो है पॉइंट बी पर रखा हुआ आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र हमारा बन रहा है। चलिए निकालते हैं अब हम लोग ई ए। क्या निकालते हैं, ई ए। ई ए निकालेंगे तो क्या लिखना होगा, के, और ए पर जो आवेश है वो लिखना होगा। तो ए पर जो आवेश है वो क्या है, मान लो क्यू है, और ये हो गया क्या, आर स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा के। ए पर जो आवेश रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है, इसको अगर हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया कूलम में कन्वर्ट, और बट्टा में आर स्क्वायर। अब देखो
ए के कारण निकाल रहे हैं कहाँ पे, बी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि है क्या, ई ए। ठीक है, तो ए और ओ के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ए और ओ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ई ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास, यहाँ पर मान लो कि मैं दे देता हूँ 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, मानना क्या है के का वैल्यू उतना होता ही है, और यहाँ पर 2 और यहाँ पे 10⁻⁻⁶ और 1 का स्क्वायर होगा तो वो 1 ही होगा, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, उसको लिखना भी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 को 2 से गुना करेंगे तो ये 18, और दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होकर के क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस का 9 और माइनस का 6, ये इतना आ जाएगा। ये हमारे पास निकला ई ए का वैल्यू, क्या निकला, ई ए का वैल्यू निकल गया। अच्छा चलिए अब हम लोग निकालते हैं ई बी का वैल्यू। क्या निकालते हैं हम लोग, ई बी का वैल्यू। तो सेम उसी प्रकार से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लगाना होगा, तो के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 लिख देंगे, और हमारे पास जो क्यू है, क्यू मतलब क्या, जो बी पे रखा हुआ है आवेश वो 3 माइक्रो का, इसको कुलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखना होगा हमको, 10⁻⁻6, और ये बदल गया कुलम में। और बी और ओ के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ई बी, और यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, और ये 10⁻3 ही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम निकाल चुके हैं ई ए कितना बनेगा और ई बी कितना बनेगा। अब मैंने आपको बताया है कि जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो वहाँ पर लगाना होता है हमको अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, ई नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई नेट जो होगा वो सभी जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता है उसका वेक्टर सम कर दो, उसका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। तो हमारे पास 2 है, एक है ई ए और एक है ई बी, तो उसका मैंने क्या कर दिया, वेक्टर सम कर दिया। अच्छा चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम फिगर को। देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। तो इसको आप एक सिंपल तरीके से ऐसा बोल सकते हो कि ई ए का जो ई नेट का जो वैल्यू होगा, मतलब ई एन का जो वैल्यू होगा वो ई ए माइनस ई बी होगा। क्यों, क्योंकि आपने 11th में इसका शॉर्टकट पढ़ा है कि 2 सदिश राशि का अगर दिशा जो है वो विपरीत रहता है तो सिंपली उसको हम घटा लेंगे, वही हमारा दे देगा आंसर। चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। ई नेट जो है वो ई ए माइनस ई बी के बराबर हो जाएगा, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर ई नेट, और ई ए कितना निकाला है मैंने, ई ए निकाला है 18 और गुना 10⁻3, ठीक है, और माइनस का यहाँ कर देंगे 27 गुने 10⁻3। ठीक, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 10⁻3, तो ये हो जाएगा 18 और माइनस 27, और ई एन निकालेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻3, और न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट लिख देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर ले, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में भी है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए जब मैं क्वेश्चन सेशन करवाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। एक यहाँ पर समबाहु त्रिभुज दिया गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है। ए पर क्यू आवेश रखा हुआ है और बी पर भी क्यू आवेश रखा हुआ है। सभी का भुजा समान होगा जो ए के बराबर है। आपको पता है कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा क्या होंगे, समान होंगे, और ये जो कोण होंगे वो क्या होंगे 60 डिग्री के, और ये भी कोण होगा वो भी होगा 60, और ये भी कोण होगा ये भी होगा 60 डिग्री का। ए और बी के कारण हमारा जो पॉइंट सी है, यहाँ पर कोई बिंदु सी है, तीसरा जो हमारे पास बिंदु है ये सी है, उस पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम कि एक प्लस का क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है, जिससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्लस का क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है और ए पर क्यू रखा हुआ है, तो यहाँ कैसा फोर्स काम करेगा, विकर्षण का, और जिधर बल काम करेगा परीक्षण आवेश पर उधर ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण सी पर कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसको हम बोल देते हैं ई ए। क्या बोल देते हैं, ई ए बोल देते हैं। सेम उसी प्रकार से बी के कारण अगर निकालेंगे तो फोर्स ऐसे काम करेगा परीक्षण आवेश पर, क्यों, क्योंकि विकर्षण का बल काम करेगा, सेम चार्जेज हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास ई बी, और जिधर फोर्स काम करता है उधर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है ना।
हाँ, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। अब देखो यहाँ पर गौर से, हम ई ए का डायरेक्शन निकाल चुके हैं, ई बी का डायरेक्शन निकाल चुके हैं। अब थोड़ा सा मैग्नीट्यूड निकालते हैं ई ए का। तो ई ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। और हमारे पास के और ये आवेश जो रखा हुआ है ए पर वो क्या है, क्यू ही है। और आर जो है डिस्टेंस है दोनों के बीच, मतलब ए और सी के बीच, और ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ई बी का परिमाण निकालते हैं, वो हो जाएगा के क्यू, क्योंकि क्यू जो है वो बी पर क्या है, क्यू ही है, ठीक है, बी पर भी क्यू ही रखा हुआ है। और डिस्टेंस की बात की जाए ए और सी के बीच, तो वो क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब दोनों सेम है, तो दोनों को हम मान लेते हैं कि ई के बराबर है, और ये भी ई के ही बराबर होगा, ठीक है, ये भी ई के ही बराबर होगा। अब देखो, दो वेक्टर अगर पता है तो उसका रिजल्टेंट निकालने का आपको फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर दो वेक्टर हमको पता है और उसके बीच एंगल पता है। अब बोलोगे एंगल सर कैसे निकालेंगे, तो मैं बता रहा हूँ। एंगल अगर पता है तो आपको फॉर्मूला उसका पता है, क्या है, हो जाएगा फॉर्मूला। अगर ई सी हम निकालना चाहेंगे, ई सी अगर निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्राई करें और बनाने का कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं बनेगा तो मैं बता रहा हूँ, ट्राई करें, बता ही देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलो पुट करता हूँ मैं यहाँ पर ई ए का वैल्यू। दो वेक्टर पता है, अरे फार्मूला पढ़ा है ना, रिजल्टेंट का फार्मूला पढ़ा है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर मान लो कि बी है, ठीक है। तो उसका जो रिजल्टेंट है उसका फार्मूला पढ़ा है ना, हाँ पढ़ा है। तो वही फार्मूला मैंने यहाँ लगा दिया, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। ई ए का वैल्यू रखते हैं जो किसके बराबर है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर के, और उसको मैंने मान लिया है ई। तो ई ए के जगह पर मैं ई का स्क्वायर कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ, प्लस का साइन देते हैं। ई बी का रखना है वैल्यू, तो वो किसके बराबर है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर के बराबर है। मैंने इसको ई मान लिया है, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। डायरेक्शन हाँ अलग है, इसका ई ए का डायरेक्शन इधर है और ई बी का डायरेक्शन इधर है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ई बी का स्क्वायर रख ले रहा हूँ, ठीक। अब ये जो फार्मूला है रिजल्टेंट का, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा हमको, ठीक है ना। चलो ई ए के जगह पर सेम उसी प्रकार से मैं क्या रखूंगा, ई, और ई बी के जगह पर भी ई रखूंगा यहाँ से, ठीक। अब कॉस थीटा, अब थीटा यहाँ पर कितना होगा, तो थीटा 60 डिग्री होगा। यहाँ देखो सम्मुख कोण से ये भी हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है क्या, हाँ कॉस 60 का वैल्यू पता है, 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और ये भी ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। यहाँ 2 छूट गया था, 2 छूट गया था, 2 लिख लेना, ठीक है, उसके लिए सॉरी 2। और ये भी हो जाएगा क्या, ई स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, मर जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन बन चुका है, आगे देखते हैं। ई सी जो हो जाएगा हमारे पास, ई सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो देखिए रूट अंडर, ये देखो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3e स्क्वायर हो जाएगा। और ई सी जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3, और ई का स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, इंटू ई के बराबर हो जाएगा। और ई सी जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, ई का वैल्यू रख दो, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर इंटू रूट 3, और यही है हमारा आंसर। क्या है, हमारा आंसर है। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लिख ले, उसके बाद कुछ बातें करते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। चलिए लिख लिया आपने। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको पता है क्या करना है। बाकी क्वेश्चन सेशन भी चलता रहेगा और जो भी थ्योरी पार्ट है वो भी चलता रहेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, वो जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसे आप प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पर पहुंच जाए कि आपका जो पढ़ाई है उसका लेक्चर अपलोड हो चुका है। अभी लॉकडाउन है तो हमारे पास कुछ व्यवस्था ही नहीं है, बस ऑनलाइन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप घर पर बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। इस कोविड-19 की जगह पे तो कुछ करना है नहीं, कोचिंग में जा नहीं सकते हैं, कहीं
भीड़ जमा करके तो पढ़ा नहीं सकते हैं, तो ऑनलाइन ही एक ऐसा साधन बनता है जिससे आप अपना स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि जो भी हिंदी मीडियम से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर लाऊंगा इसी चैनल पे, ठीक है। सो दोस्तों को बताइए कि हिंदी माध्यम का जो भी फिजिक्स का पढ़ाई है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा, हमको पता है। काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाऊँ, लेकिन अभी शुरुआत है तो समझ सकते हैं आप लोग, छोटा वीडियो बनाना सही रहता है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, मतलब विद्युत बल रेखा पे, और काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। और उसमें एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ दूसरे एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले पार्ट में थ्योरी कर लेंगे और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन कर लेंगे। ये तो आपको पता ही है, जैसे मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का करवाया। ओके, चलिए बाय।